हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलकंठ एजुकेशनल पॉइंट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 3 है ये। और अगर आपने हमारे पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लें, फिर यहाँ पर आएँ। और इस लेक्चर में हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टफ क्वेश्चंस तक जाएंगे। मैंने अपनी ओर से कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हैं जो मुझे लगता है कि शायद टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिन्हें समझना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसके लिए मैं उन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन साथ में मैं अगर आपको कोई और क्वेश्चंस आपके पास हैं आपकी बुक्स में जो इनपे आपको डाउट है, नहीं सॉल्व होते हैं, तो आप उन्हें कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं कि हमें an दिया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स या फर्स्ट 10 टर्म्स, 2-3 टर्म्स जो भी है, या हमसे मान लीजिए वो कह देते हैं कि 7th टर्म निकालो या 9th टर्म निकालो, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर टर्म दे देते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये an लिखा है तो -1 to the power n 2 to the power n मल्टीप्लाई में। ठीक, तो अगर यहाँ n लिखा है तो पावर में यहाँ पर n दिखा हुआ है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर 10th टर्म निकालना है, यानी कि a10 निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह पे क्या आ रहा है 10, तो यहाँ भी n की जगह क्या आएगा 10, और यहाँ भी n की जगह क्या आएगा 10। अगर हमसे कह रहे हैं a20 निकालना है तो a20 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 हम करके सॉल्व कर देंगे। सिंपल बेसिक रूल होता है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इस क्वेश्चन में वो हमसे कुछ टर्म्स मांग रहे हैं बस। ठीक, तो हमको कोई बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, हमने ऑलरेडी ये चीज समझ रखी है कि जो एपी में या किसी भी सीक्वेंस में जो पहला टर्म होता है, हम उसके लिए जो नंबर यूज करते हैं, वो जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है a1, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली पहले टर्म के लिए n की जगह 1 हो जाएगा, दूसरे टर्म के लिए n की जगह 2 हो जाएगा, तीसरे टर्म के लिए 3 हो जाएगा, चौथे टर्म के लिए 4, पांचवें के लिए 5, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और हमसे जो टर्म पूछा गया है हम उसी टर्म को वहां पर सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमसे कहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के दिखाइए, तो हमें क्या करना है, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 to the power 1 into 2 to the power 1। अब हमको पता है -1 एक बार -1 ही रहेगा और 2 की पावर 1 भी 2 ही रहेगा। दिस गिव्स अस -2। ठीक, a2 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 into 2 की पावर 2। अब याद रखिए यहाँ पर कि -1 to the power 2 का क्या मतलब होता है, -1 into -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है कई बार, जब पावर्स ज्यादा हो जाती हैं तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +4। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट हो जाता है कि -1 की पावर अगर मान लीजिए 10 दे दिया, 50 दे दिया, 100 दे दिया तो क्या करेंगे, 1000 दे दिया तो क्या करेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए कि अगर पावर ऑड है, पावर क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, तो ये -1 की पावर अगर एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है तो वो हमेशा -1 रहेगा। ठीक, और अगर वो इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है तो पावर हटाने के बाद वो संख्या क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो इसी तरीके से a3 के लिए हम क्या करेंगे, -1 की पावर 3 into 2 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 क्या है, अपने आप में एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर फिर से -1 हो जाएगा। और 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -8। फिर इसी तरीके से a4 निकालना है, a4 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 into 2 to the power 4। तो क्या हुआ, -1 की पावर फिर से 4 है, विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो ये सम संख्या है तो ये फिर से +1 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16 और ये हो गया +16। क्लियर? तो हमें इस तरीके से जितने भी टर्म्स हमसे शुरुआत के पूछे गए हैं हम लाइन से उसको लिख लेंगे। ठीक, अगर हमसे मान लीजिए कोई टर्म इन्होंने कहा कि 7th टर्म निकाल दो फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, a7 निकालेंगे, क्या होगा, -1 की पावर 7 into 2 to the power 7। अब -1 की पावर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ये क्या हो जाएगा, -1, और 2 की 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, ये आ गया
128 128। तो आंसर क्या हो जाएगा -120। इस तरीके से हमारा आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। हमसे जो भी टर्म पूछा है, 7th टर्म कह पूछा है, इसका मतलब A7 है, तो A7 है तो यहाँ पर हमें 7 रख देना है n की जगह पर। बस इतना ही दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस बात को समझ लेने की जरूरत है, ठीक। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है पहला टर्म माइनस में, दूसरा प्लस में, तीसरा माइनस में, चौथा प्लस में। ऑब्वियसली ये AP यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितने टर्म्स है, चाहे जो टर्म्स हमसे पूछा जाए, ठीक है। अब इसी तरीके से ये एक दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या है यहां पर हमसे फिर से कह रहे, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए हम ले लेते हैं कि हमसे कह रहा है कि A10 और A15 निकालो, मान लीजिए, यानी कि 10वां टर्म और 15वां टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में 10 और इस केस में 15 यानी कि 15। तो A10 क्या हो जाएगा, n की जगह पर 10 रख दो सिंपली, -10 + 1। दिस गिव्स 10 का स्क्वायर 100 -10 + 1। 100 में से 10 गया 90, 90 + 1 91। इसी तरीके से A15 15 का स्क्वायर -15 + 1 क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 225 -15 + 1। 225 में से 15 गया 210 और +1 211। ये आंसर आ गया 211। ये हमारा आंसर है, ठीक। तो इस तरह से भी आपसे कोई रैंडम टर्म भी पूछा जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि पहले 5 टर्म, पहले 7 टर्म, पहले 10 टर्म्स निकाल के दिखाओ, तो हम उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो AP में पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि n की जगह पर जो टर्म पूछा गया है, जो पद पूछा गया है, उस पद का जो नंबर है वही नंबर n की जगह पर आपको पुट करके सॉल्व कर देना। ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना। जैसे इसमें देखिए n पावर में था तो n पावर में रख दिया, यहां पर n पर पावर थी तो हमने n को रखा और उस पर पावर लगा दी जो पावर लिखी थी, ठीक है। तो बस सिंपली आपको n की जगह पर वही संख्या रख देनी है और आपको सॉल्व कर देना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। तो पहले तरीके के क्वेश्चंस ये होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि शो करिए कि अगर an ये है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि एक समांतर श्रेणी है, और या an अगर ये है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं शो करने के लिए आते हैं। तो शो करने के लिए मैंने आप लोगों को, जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक को, तो मैंने उसी समय आपको ये समझाया था कि AP होने का रूल क्या है। अगर A2 - A1 = A3 - A2, A2 - A1 क्या है, कॉमन डिफरेंस, और A3 - A2 भी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर कॉमन डिफरेंस समान है, इक्वल है, तो ये क्या होगा, एक AP होगा। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगा। तो बस हमको यही चीज चेक कर लेनी है और इसी को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं A2 = A1 + A3/2। तो चाहे आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये AP है कि। लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज क्या क्लियर हो रही है कि हमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये पता होनी चाहिए। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट 2-3 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस लगभग सेम आ जाता है कभी कभार, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस चेंज होने लगता है। तो ऐसे में गलतियां ना हो, इसके लिए हमको ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यूज हमारी आ रही हैं वो क्या हो, सही हो, ठीक है। तो हम इसे कम से कम 4 या 5 टर्म्स तक सॉल्व कर लेंगे हमेशा, ठीक। तो 4 ही हम सॉल्व करते हैं। तो an के लिए हम यहाँ पर A1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 × 1 - 7, दिस इज 5 - 7, दिस इज -2, ठीक। A2 हम निकालेंगे, कितना आएगा, 5 × 2 - 7 बराबर 5 × 10 - 7 बराबर ये हो जाएगा 3। A3 कितना आएगा, 5 × 3 - 7 बराबर 15 - 7 बराबर 8। और A4 कितना आएगा, 5 × 4 - 7, 5 × 4 = 20,
-7 बराबर 13। तो दो चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं। अगर आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये एपी ही होगा तो, या ये एपी नहीं होगा, तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस तुरंत आ जाता है। तो इस बात को सबसे पहले और सबसे आसानी से याद रखिए कि अगर n की पावर 1 है तो वो हमेशा एपी ही होगा, और उस केस में n का जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो n के साथ गुणा में है संख्या, वही संख्या कॉमन डिफरेंस होगी। और अगर n की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, आधा है, मतलब 1/2 है, यानी कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इन सारे केसेस में ये कभी भी आपको एक एपी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं बनाएगा। ठीक, ये सिंपल सा रूल है, याद रखिए इसको। ठीक है, तो n की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 ही होना चाहिए। अब देख लीजिए, n की पावर 1 है और n का कोफिशिएंट यानी कि n के साथ गुणे में कौन सी संख्या है? 5 है। और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है? 3 में से जब 2 को निकालेंगे, d a3 minus a2 is equal to a2 minus a1 implies that a3 कितना है? 8 minus a2 कितना है? 3 और a2 कितना है? 3, a1 कितना है? -2। ठीक, तो 8 minus 3 कितना हुआ? 5, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये आ गया 5 बराबर 5। तो यानी कि देखिए LHS और RHS दोनों की वैल्यूज क्या हैं? बराबर है। ठीक है, अब यहां पर एक बात को ध्यान रखना है, इनफैक्ट दो चीजों को ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो आप हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे। अगर दो साइन लगातार एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, चाहे वो जो भी साइन हो, तो आपको हमेशा ही ब्रैकेट लगाना है। अब यहां मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। जहां अगर दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो दूसरे वाले साइन को नंबर के साथ आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, या वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, कभी भी बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज, जब इस तरह की कंडीशंस को हम सेटिस्फाई करा रहे होते हैं, यानी कि हम ये देख रहे होते हैं कि एपी होने की कंडीशन ये है, फॉर द सीक्वेंस टू बी एपी, यानी कि सीक्वेंस के इस श्रेणी के समांतर श्रेणी होने की कंडीशन क्या है कि a3 minus a2 बराबर होना चाहिए a2 minus a1 की। जब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे होते हैं तो हम किसी भी तरीके से पक्षांतर नहीं करते हैं, किसी भी संख्या को इधर उधर नहीं लेके जाएंगे। हम LHS की चीज को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, राइट हैंड साइड की चीज को राइट हैंड साइड में ही रखेंगे और इक्वेट करके देखने की कोशिश करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, जब तक कि आपको ये दिया ना हो कि ये एपी है और आप तब अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये दिया कह रहा है कि प्रूव करिए कि एपी है या शो करिए कि एपी है, तो आप कोई पक्षांतर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको दिया है कि ये एपी है, अब किसी एक चीज की वैल्यू निकालने को कह रहा है, तो उस केस में आप पक्षांतर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ है, तो उसके भी क्वेश्चन सही हैं, हम आगे आएंगे उन क्वेश्चंस पे। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि पक्षांतर हम शो करने की कंडीशन में नहीं करेंगे, यानी कि ट्रांसपोज नहीं करेंगे नंबर्स को इधर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? implies that LHS is equal to RHS, therefore AN is equal to 5n minus 7 is an AP, यानी कि an बराबर 5n minus 7 एक समांतर श्रेणी है, hence रूट इति सिद्धम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अब इस क्वेश्चन में देखना है, सेम चीज करनी है हमको, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगना है। फिर से वही काम, a1 बराबर क्या आ रहा है? 3 गुणे 1 का स्क्वायर -5, तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 -5, ये हो जाएगा 3 - 5 आ जाएगा -2। a2 आ जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर -5, ये आ जाएगा 3 गुणे 4 -5, 3 चौको 12 -5 कितना आया? 7। a3 कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 का स्क्वायर -5, अब 3 का स्क्वायर 9 गुणे 3 27, ये हो जाएगा 3 गुणे 9 यानी कि 27 - 5, 27 में से 5 गया, ये आ जाएगा 22। अब देखिए यहाँ पे हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है? 9 का। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है?
15 का। ठीक, तो हमको यहीं पे दिख गया, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम A4 निकालें और हम अपना काम यहीं पर ले सकते हैं। और हम यहां पर देख लेंगे कि समांतर श्रेणी होने के लिए A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। अब A3 क्या है 22 माइनस A2 क्या है 7, A2 क्या है 7 और A1 क्या है -2। ये हो जाएगा 22 माइनस 7, ये आ गया 15 और ये है 7 प्लस 2, तो अगली लाइन में ये आ जाएगा 15 बराबर 9। तो ये 15 बराबर 9 तो होता नहीं है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं implies that LHS is not equal to RHS, इसलिए AN बराबर 3n स्क्वायर माइनस 5 एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, ये थी सिद्धांत। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हमें कुछ नहीं करना, बस दिमाग में सिंपल सी चीज वही सॉल्व करके रखना है। बस ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपको ए बी बनते हुए शुरुआत में दिख रहा है तो एक टर्म और निकाल कर देख लीजिए। जैसे यहां देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पर भी +5 था, यहां भी +5 है, यहां भी आने पर +5 ही है, तीनों जगह +5 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमें पहले ही दिख गया कि यहां पर कॉमन डिफरेंस 9 का है और यहां पर 15 का है, तो हमें पहले ही दिख रहा है कि ये एपी नहीं है, तो हमें आगे परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर अगर हमें 2 में दिख रहा था तो तीसरे को भी चेक करके देख लेना है, भले ही हम उसको सॉल्यूशन में ना दिखाएं, लेकिन हमें एक बार चेक कर जरूर लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो ये कह रहे हैं कि अगर an की वैल्यू ये दी हुई है a प्लस एन बी, तो a और b कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, होगा एक AP होगा, यानी कि ये हमेशा एक समांतर श्रेणी होगा, A और B के मान कुछ भी हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, हम लोग अलजेब्रा में हमेशा ये पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज किसी वेरिएबल के लिए सही है, कोई भी चीज, कोई भी इक्वेशन अगर किसी एक वेरिएबल के लिए सही है तो उस वेरिएबल के किसी भी मान के लिए सही होती है। तो हमें सिंपली ये दिखा देना है कि ये एक समांतर श्रेणी है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बस इतना समझ लेना है कि ये एक समांतर श्रेणी है, ये प्रूव कर देना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये समांतर श्रेणी यानी कि AP है, तो फिर हमको जरूरत नहीं है A और B की कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा एक AP होगा। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि अगर n की पावर 1 है तो ये AP ही होता है, तो ये तो आपको क्लियर होगा, ये AP ही होगा। दूसरी चीज, n अगर पावर 1 है तो n का कोफिशिएंट जो होगा, यानी कि n के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा, क्योंकि A और B दो रियल नंबर्स हैं, तो n के साथ यहां जो नंबर होगा, यानी कि यहां पर क्या है, कौन सा नंबर है, b है, तो ये b ही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो a1 बराबर क्या होगा, a प्लस 1b, दैट इज a प्लस b। a2 क्या होगा, a प्लस 2 इंटू b, दिस इज a प्लस 2b। a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 3 इंटू b, दिस इज a प्लस 3b। a4 क्या होगा, a प्लस 4 इंटू b, दिस इज a प्लस 4b। ठीक, अब फॉर AP यानी कि समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A2 माइनस A1 के। दिस इंप्लाइज A3 कितना है हमारा, ये है A प्लस 3B, माइनस A2 कितना है हमारा, A प्लस 2B, और यहां पर क्या होगा, A प्लस 2B माइनस A1 कितना है, A प्लस B। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, क्योंकि अगर आपने बिना ब्रैकेट के रख दिया तो साइन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा इनको ब्रैकेट में ही रख करके सॉल्व करेंगे। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आएगा a प्लस 3b, माइनस साइन है, सारे साइन बदल जाएंगे अंदर के, ये हो जाएगा a माइनस 2b, ये आ जाएगा फिर से a प्लस 2b, और यहाँ पर फिर साइन चेंज होगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये हो जाएगा माइनस में दोनों। ठीक, अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, a से a यहाँ भी कट जाएगा, a से a यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ पर है 3b माइनस 2b, तो क्या आएगा b, और यहाँ पे क्या है 2b माइनस b, ये भी आ गया b। यहाँ पे क्या है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, इसलिए ये क्या है, AN बराबर A प्लस NB इज एन AP, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी है। ये पॉइंट हमने प्रूव कर दिया। अब बचा क्या है प्रूव करने को, कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सॉल्व करना है हमें। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि यही कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि A3 माइनस A2 क्या होता है, या A2 माइनस A1 क्या होता है, यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, और हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो बस कॉपी पेस्ट करना है, A प्लस 2B माइनस A प्लस B, दिस इज A प्लस 2B माइनस A माइनस B, A कट जाएगा, और 2B माइनस B, दिस इज B, तो B इज इक्वल टू B। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी कोई टफ चीज नहीं है, आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि हर एक नंबर के लिए हमको शो करना है। सिंपल सी चीज है कि जो चीज किसी वेरिएबल के लिए सही है वो वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए भी सही होगा, सिंपल सी चीज। तो यहाँ पर A और B क्या है, वेरिएबल्स हैं, हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकती हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, और कॉमन डिफरेंस क्या आया है, D। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी यानी कि AP 65, 61, 57, 53 डॉट 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 का पहला ऋणात्मक पद यानी कि नेगेटिव टर्म क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, कि ये जो AP है ये कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, जा रही है। ठीक, तो एक टर्म हो सकता है आए जहां पर जीरो या तो इसका एक पद हो या इसके दो किन्हीं दो पदों के बीच में है, उसके पहले का पद जो है वो धनात्मक हो और उसके जस्ट बाद का पद ऑब्वियसली ऋणात्मक होगा। ठीक, तो हमें क्या कर लेना है, हमें ये निकाल लेना है कि जीरो किस पद पर आएगा, क्योंकि हम ये निकाल तो नहीं पाएंगे कि इसका कौन सा पद जीरो होगा। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप n की वैल्यूज चेंज करते जाइए और ट्राई करिए, या फिर आप बैठ करके एक एक लिखते जाइए, ये सब मेथड्स भी हैं। लेकिन सबसे आसान मेथड क्या है, हमें फॉर्मूला पता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक, अगर हमें a यानी कि पहला पद पता है और हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हमको an पता हो, हमसे कह रहा है पहला ऋणात्मक पद यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे कि जीरो इसका एक कहीं कोई टर्म होगा। ठीक, अगर टर्म हुआ तो भी और अगर नहीं हुआ तो भी हम अगला नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा पद होगा या कौन सा टर्म होगा हमें पता चल जाएगा। कैसे, देखिए, अगर हमने इसको जीरो लिखा और जीरो एक्चुअली इस सीक्वेंस में आता होगा, इस श्रेणी में आता होगा, तो क्या होगा, हमें n की वैल्यू एक इंटीजर मिल जाएगी, 15, 20, 17, 18 कुछ भी, ठीक, मिल जाएगी। और जैसे ही n की वो वैल्यू मिलेगी यानी कि जीरो वो वाला पद होगा, तो उसका अगला पद क्या हो जाएगा, माइनस d और कर देंगे, एक और d ऐड कर देंगे। जैसे ही एक d और ऐड करेंगे हमें अगला नेगेटिव टर्म मिल जाएगा, पहला नेगेटिव टर्म। तो अगर मान लीजिए n की वैल्यू 17 आई फॉर एग्जांपल, तो हमारा कौन सा टर्म जो है वो होगा, ऋणात्मक पद होगा 18वां, 18th। ठीक, अगर मान लीजिए n जीरो उस सीक्वेंस में है ही नहीं, इस श्रेणी में है ही नहीं, तो n की वैल्यू डेसिमल में आएगी। और जैसे मान लीजिए कि आ गई 15.7, लेट्स से कि
n की वैल्यू ये आ गई सॉल्व करने पर। अब n की वैल्यू 15.7 आ गई, तो ऑब्वियसली 15.7वां कोई पद तो होता नहीं है, 15वां पद होता है, फिर 16वां पद होता है। तो इसका मतलब 15वां पद धनात्मक होगा और 15वें और 16वें पद के बीच में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 16वां पद क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक, तो हम दोनों तरीकों से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब हमें क्या कर लेना है, हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना है, a निकाल लेना है और कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। a मतलब पहला पद। तो क्या क्या दिया हमें, दिया है a बराबर है 65 और d बराबर होगा a2 माइनस a1 बराबर 61 माइनस 65, दिस इज -4। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये इतना आपको लिखना है, जल्दीबाजी कभी नहीं करनी है कि हम जल्दी दिमाग लगा करके शॉर्टकट कर लें और यहाँ पर सीधे सॉल्व करें। सिंपल सी चीज एक हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में जब भी आप लिखते हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर पर्पस होता है आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांगा जाता है, ना कि आंसर मांगा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां पर उनको इससे मतलब नहीं है कि आपको आता है कि नहीं या आप समझा पाएंगे या नहीं, वहां पर उनको सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है। तो आप किसी भी तरीके से लगाएं, अगर आपका आंसर आ गया दैट्स गुड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये रूल है। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी डोमेस्टिक एग्जाम में, होम एग्जामिनेशंस में हमसे हमेशा क्या पूछा जाता है, सॉल्यूशन मांगा जाता है। और सॉल्यूशन का पर्पस होता है कि जब भी आप लिखें आंसर, तो कोई भी लेमैन भी जिसको उस सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी भी हो, अगर वो उस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू जाता है, उस सॉल्यूशन को पढ़ता है, तो उससे प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। तो आपको स्टेप्स जंप इसीलिए नहीं करने होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहां पर भी जब आप लिखेंगे तो आप पहले लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1 बराबर ये, क्योंकि ये ऑब्वियसली दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है, AP है, तो आप सीधे यहां से d इस तरीके से निकालेंगे, कोई भी स्टेप इसमें जंप नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें a और d मिल गया, तो हम मान लेंगे यहां पर, माना 0 समांतर श्रेणी का एक पद है, यानी कि लेट 0 इज अ टर्म ऑफ, ठीक, तो इंप्लाइज दैट लेट an इज इक्वल टू 0। हम nth टर्म मान लेना है कि 0 है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, बाय फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 65 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 और d की वैल्यू है -4। इसको रख देंगे इस तरीके से। तो यहां से क्या आ गया, अब इस 65 को इधर ले आइए, 0 माइनस 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4। यहां आ जाएगा -65 और n माइनस 1 इंटू -4। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहां भी माइनस साइन है और यहां भी माइनस साइन है, इसको इधर ले आइए पहले। इंप्लाइज दैट n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी -65 बटे -4, माइनस माइनस कट जाएगा और ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि ये कटेगा नहीं। 15 चौका 60, ये आ जाएगा 16 एक सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4, 2 बचा 25, 4 छक 24, 1, ये आगे आ जाएगा 0.25। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो n-1 की वैल्यू आ गई 16.25। तो n इज इक्वल टू जाएगा 16.25 प्लस 1, दिस इज 17.25। तो n की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर, यानी कि एक, अरे n की वैल्यू एक इंटीजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म of AP will be its 18th। ठीक, यानी कि
इस AP का, इस समांतर श्रेणी का जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो क्या होगा? 18वां पद होगा, क्योंकि ये 17.25 जो है वो नेगेटिव, वो है जो 0 पे आ रहा है। और ऑब्वियसली यानी कि 0 इस सीक्वेंस में लाई नहीं कर रहा है, 0 इस सीक्वेंस में है नहीं, और इसका मतलब 0 से जस्ट पहले जो 17th टर्म था वो क्या था? पॉजिटिव था। और अब उसके बाद 17th टर्म के बाद जो 18th टर्म होगा वो क्या होगा? 0 के बाद लाई करेगा, यानी कि वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो ये हमारी वीडियो का इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम एक नई वीडियो बना देंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। और ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो भी हमने क्वेश्चन किया उसी के उसमें है, ऑर्डर में है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि इसमें पहला नेगेटिव टर्म क्या है वगैरह वगैरह, हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी सीक्वेंस में पहला टर्म 18 है, दूसरा 15.5 है, तीसरा 13 है, इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है और उसका आखिरी पद लास्ट टर्म जो है वो -47 है, तो इसमें कुल कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हैं? तो हमें क्या निकालना है? n निकालना है। तो ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है हमको बस ये निकाल लेना है। ठीक, तो यहां पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, या गिवन क्या क्या है? गिवन दैट a हमारा है 18 और b होगा a2 माइनस a1। अब a2 कितना है? 15.5 माइनस 18। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बजाय जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और सॉल्व करिए, या हम सिंपली कह सकते हैं ये 15.5 है और ये 18 है। 15.5 से आप 16 जाएंगे आधा जोड़ करके, और 16 से 2 और जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। तो और ऊपर से ये बड़ा नंबर है तो ये हो जाएगा माइनस में 2.5। अब या तो ये लिख लीजिए या माइनस में आप 2.5 लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना हो। ठीक, तो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपकी मर्जी पर है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, हमें a मिल गया और हमें l पता है कितना है? -47। तो फॉर्मूला L इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1d। अब सिंपली यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a कितना है? 18, n-1 और d की वैल्यू कितनी है? माइनस में 2.5 कर लीजिए, 5/2 कर लीजिए या 2.5 कर लीजिए। मैं फिलहाल -5/2 लिख ले रहा हूं, इसी की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां से हम इसको इधर ले जाएंगे। -47 - 18 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स -5/2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 7 15 और 4 1 5 1 6 -65 n-1 इंटू -5/2। ठीक, दिस इंप्लाइज, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? n-1 की वैल्यू आ जाएगी -65 बटे 5 यहाँ ऊपर में है तो नीचे चला जाएगा, और 2 यहाँ नीचे है तो उसमें ऊपर चला जाएगा, ये कटेगा, साइन दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 13, ये हो गया 26। तो n-1 की वैल्यू है 26, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 + 1 दैट इज 27, यानी कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 27 टर्म्स हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः इस समांतर श्रेणी में कुल 27 पद हैं, यानी कि सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस arithmetic progression is 7। ठीक, क्लियर है? तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो के लिए। इसका एक और पार्ट हम अभी लेकर के आएंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए आप उसको वेट कीजिए और इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए। अगर इसमें आपके कोई डाउट्स हैं
अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।